में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर एनआरसी के मुद्दे की गूंज राज्यसभा में सुनाई दी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म और जाति के आधार पर एनआरसी को रेखांकित नहीं किया जा रहा है और किसी में भी इन असुरक्षा की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए मजमून, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। एनआरसी मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन किसी भी धर्म विशेष के लोगों को अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। शाह ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है जिससे देश के सभी नागरिक एनआरसी लिस्ट में शामिल हो सके। गृह मंत्री ने कहा कि एनआरसी में धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए और धर्म के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक भले ही उनका धर्म कुछ भी हो एनआरसी लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। एनआरसी अलग प्रक्रिया है और नागरिक संशोधन विधेयक अलग प्रक्रिया है। एनआरसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि और धर्मों के लोगों को रजिस्टर में नहीं लिया जाएगा। सभी धर्मों के लोगों को लिया जाएगा। जो भारत के नागरिक है वो सभी को लिया जाएगा। इसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में अमित शाह के कोलकाता में दिए गए बयान के आधार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस सांसद ने पूछा कि मैं सिर्फ होम मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि आपने कोलकाता में कहा था कुछ 5 से 6 धर्म के लोगों का नाम लिया था और मुसलमानों का भी नाम लिया था। आपने कहा था कि इन सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता मिलेगी भले ही वह इलीगल तरीके से रह रहे हो। इसके कारण मुसलमानों के अंदर असुरक्षा की भावना आई। नागरिकता विधेयक और एनआरसी अलग प्रक्रिया है, यह जानता हूं। आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया था, बाकी के सारे कम्युनिटीज को बोला था कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो भी तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप क्या कुछ प्रपोज किए हैं? कोई लेजिस्लेशन है जो डिनाई करता है मुस्लिम इमिग्रेंट्स को और दूसरे कम्युनिटी के इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का? हालांकि हुसैन के सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इसके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अलग से है ताकि इन शरणार्थियों को नागरिकता मिल सके। इन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। एनआरसी को लेकर देश में बने भय के माहौल को आज राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने दूर करने का प्रयास किया। गौरतलब है कि सबसे पहले एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी होनी थी। इसमें असम के 41 लाख लोगों के भाग्य का फैसला होने था। इस दौरान एहतियात के लिए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिससे कहीं न कहीं देश में भय का माहौल बन गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने एनआरसी पर सभी चर्चाओं पर विराम लगाने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने देखा ये पूरा मजमून और हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर के। एनआरसी पहली बार सुर्खियों में नहीं है। एनआरसी लंबे समय से चला आ रहा है और ये 1985 में भी अदालत में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही एनआरसी को लागू किया गया है और इसके जो नागरिक आपके एक पहचान क्या है उसको एक रजिस्टर किया जा रहा है, वो एनआरसी है। ये एक बड़ी बात कही है अमित शाह ने कि पूरे देश में से लागू किया जाएगा और साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि इसको किस तरह से लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। उसमें अमित शाह ने साफ कहा है कि यह पूरे देश में और वो किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा रहा, ये सभी धर्म के लिए किया जा रहा है और उसकी पहचान कोई घुसपैठिया तो नहीं है। इन तमाम पहलों को छूने की कोशिश की जाएगी। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में यानी कि कोलकाता में जब गए थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा था कि 5-6 धर्म के लोग हैं उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि ये नागरिक संहिता बिल एक अलग होगा जो लेकर के आएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भेदभाव का शिकार हुए, दुर्व्यवहार का शिकार हुए, जो भारत में माइग्रेट कर गए, उन लोगों को अलग से नागरिकता दी जाएगी। यह बिल अलग होगा। चले तो चर्चा करूंगा। मेरे साथ इस वक्त सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ में हैं, अब्दुल लतीफ आरको साहब हमारे साथ में हैं और वीरेंद्र शर्मा साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं एक बार आना चाहूंगा आपके पास भंवर सिंह जी। एनआरसी को लेकर के काफी
विवाद गहराया, काफी बवाल मचा। अमित शाह ने काफी कुछ क्लियर करने की कोशिश की है, काफी कुछ कहा है कि सदन को आश्वस्त करता हूं, देश को आश्वस्त करता हूं कि कोई भेदभाव नहीं है इसमें और पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। उसके बाद में लगता है कि अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अभी कहीं भ्रम है। देखो, अभी जो लगातार ये चल रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो भारत के नागरिकों की पहचान एक अलग विषय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाषा के आधार पर किसी को विदेशी बता देना वो तो ठीक होगा नहीं। जैसे सांसद ने उठाया भी है विवाद जो आप दिखा रहे हो अभी यहाँ पे, कि बांग्ला भाषा बंगाल के लोग भी बोलते हैं, बांग्लादेश के लोग भी बोलते हैं, उसी आधार पे आप उनको बांग्लादेशी अगर घोषित करने का प्रयास करते हो तो गैर कानूनी है वो, उसका विरोध वहां पर होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि भाषाई तरीके से जैसे असम में भी यही विवाद है बहुत ज्यादा, वहां भी कोई जातीय विवाद नहीं है, वहां भाषाई विवाद है जो लगातार उठता रहा है। और आपने देखा कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ बोलने वाले बीजेपी वाले आखिर में हालत ये हुई है कि 17 लाख लोग हैं जिसमें 10 लाख हिंदू है, 7 लाख मुसलमान है। ये आखिरी परिणाम उसके अंदर आए हैं, यानी खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली स्थिति सामने आई। बीजेपी ने जितना ढिंडोरा पीटा वो सारा उनकी हवा निकल गई इसके अंदर। तो ये सरकार अगर सिटीजनशिप कोई काम कर रही है तो इतना हल्ला करने का क्या है। ठीक है, हर स्टेट में अगर वो पहचान करती है, बने हुए राशन कार्ड बने हुए, आपका परिचय पत्र बना हुआ, आपका आधार से आपने बना लिया, कितने पहचान पत्र बनाओगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बना लिया, तो क्या वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जिसके पास में पहचान है, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? कैसे नड़ देंगे आप उसको? क्या आप भारत के नागरिक नहीं हो? जिसने आधार कार्ड भारत का बना लिया वो क्या भारत का नागरिक नहीं है? या तो फिर आपने आधार गलत दे दिया, या भारतीय पहचान पत्र आपने जो दिया है, आज आप देखते हैं बांग्लादेश क्या नाम से भूटान जाने के लिए, नेपाल जाने के लिए आपका भारत का जो पहचान पत्र वही मान्य है, आधार कार्ड भी मान्य नहीं है वहां पर। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो हमारा कार्ड है उसके जरिए मैं आराम से नेपाल घूम के आ सकता हूं, मैं भूटान घूम के आ सकता हूं, मैं पड़ोसी राज्य श्रीलंका जा सकता हूं। मुझे ये लेने की जरूरत नहीं है कि पड़ोसी राज्य में जाने के लिए मुझे कोई वीजा चाहिए या मुझे अपना विदेशी वो करने के लिए चाहिए। तो ये सब चीजें की वहां जरूरत नहीं है। तो ये पहचान बने हुए हैं, लेकिन इनका हमेशा से हिंदू मुस्लिम एजेंडे को रखना, अभी भी जैसे बोल रहे हैं अमित शाह, उन्होंने बोला और जातियों को डरने की जरूरत नहीं, वो नागरिक बिल अलग आएगा, लेकिन डरने की किसको जरूरत है? उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं बोला। नहीं, इस बात पे नहीं कहा उन्होंने, इस बात पे नहीं कहा उन्होंने बोला ये जवाब अभी जब उसका किस मामले में दिया, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा था कि कोलकाता में जब आपने स्पीच दी थी, मिस्टर नासिर हुसैन ने जब ये बात उठाई है कि कहा आपने कि 5-6 धर्म के लोगों को शामिल किया जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो उनका ये कहना था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिन लोगों के साथ में भेदभाव किया और वो जो भारत में शरणार्थी बनकर के रहने लग गए, उन लोगों को हम लोग ये नागरिकता देंगे और उसके लिए अलग सा बिल आएगा। वो एनआरसी में उस तरह से कह रहे हैं। हाँ, वो नागरिक संहिता बोल रहे हैं कि एक अलग से बिल हम लेके आएंगे, लेकिन आप देखो कोई अगर 50 साल से रह रहा है जिसकी 3 पीढ़ी रह रही है। अब आपने देखा भारत के अंदर जो सेनाओं में काम कर चुके उनके लोगों के जो है आसाम के अंदर नाम नहीं आए, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके उनके परिवार का नाम एनआरसी में नहीं आया। तो ये कौन सी जांच है? मुझे समझ में नहीं आया कि जो जिनकी पीढ़ियां चली गई यहाँ पर, जिनकी 5-5 पीढ़ी यहाँ रह रही है, आज आप उनको कह रहे हो भारत के नागरिक नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी तो काम करेगा ना। आप निकाल कैसे दोगे किसी को भी? ये आसान काम नहीं है ना। अगर मान लो अगर आप उनको ये भी मान ले साहब ये विदेश से आए तो कैसे सिद्ध करोगे कि ये विदेशी लोग हैं? उनके पास में वो रह रहे हैं सालों से। आज यहाँ पर भारत में राजस्थान में कह दूं, अगर आप सीमाई क्षेत्रों में जाएंगे बहुत से लोगों के पास में बहुत सी चीजें नहीं मिलेगी, फिर आप कह दोगे साहब आप तो नागरिक नहीं है। मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मैं अब्दुल लतीफ आर्को साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार, और मैं जानना चाहता हूं आर्को साहब, जो राज्यसभा में बयान दिया है अमित शाह साहब ने, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी धर्म या विशेष धर्म के लोगों को आशंकित होने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी तरह से परेशान होने की आशंका नहीं होनी चाहिए आपके इसमें। और जो एनआरसी है वो सभी धर्मों के लिए लागू किया। तो इससे कुछ बादल छटे हैं जो को भ्रम फैला हुआ था या कुछ बनी हुई थी ऐसी स्थितियां कि हमें जानबूझ करके अरेस्ट किया जा रहा है? मेरा ये मानना है कि अभी बहुत सारी चीजें इस बारे में ये भी बताई है कि ये सब कांग्रेस का किया धरा है, और राजीव गांधी के टाइम पे ये हुआ और वहाँ पर ये कहा, ये सारी चीजें एक दूसरे पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारा सियासी झगड़ा है, और इस सियासी झगड़े में ये क्या करेंगे, जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि आखिर जब आपने इतने सारे सबूत दे रखे हैं किस तरह से आप इनको कर देंगे बाहर। तो ये सारी चीजें ऐसी है। और फिर अभी
बांग्लादेश से जब प्रधानमंत्री आई थी और मोदी जी ने और उन्होंने बैठ करके जो आपस में फैसले लिए, तो वो साफ कह गई कि मैं किसी एक को भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा। और जो मेरे यहाँ पहले से 3-3.5 लाख लोग आए हुए पड़े हैं बर्मा से, उन्हें लौटाने में आप मेरी क्या मदद कर रहे हैं? तो अब सवाल ये है कि आप किन्हें निकालेंगे और कहाँ भेजेंगे, जबकि 100 कंट्रियां मुल्क में सिर्फ 40-35 लाख की आबादी वाली कंट्रियां हैं, और आप यहाँ 40 लाख तो सिर्फ आसाम में कह रहे हैं। अब पूरे मुल्क में पता नहीं कितने कर देंगे। अब वो 40 लाख से रह गया 19 लाख, 17 लाख, 16 लाख, जो भी रह गया। तो मेरा ये समझ आती है कि अगर हमारे अमित शाह जी ये बात कहते हैं कि किया धरा कांग्रेस का है, हम तो उसको पूरा कर रहे हैं, तो ये आपके पास अधिकार है, खत्म कर दो। आप कांग्रेस की कौन कौन सी चीजें मानते हो कि जिसके लिए आपको पूछना पड़ेगा किसी से कि भाई कांग्रेस ने किया इसलिए हम तो कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो किए काम है वो तो आप बिल्कुल उल्टा करते हो उसका, तो इसका भी उल्टा कर दो कि किया हुआ कांग्रेस ने। हम किसी तरह से भी कोई ऐसी एनआरसी वगैरह का, और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप जब भी बात कहते हैं सिर्फ एक बात कहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ऐसे नाम लेकर के जैन, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, उसमें सिर्फ यही रहते हैं क्या मुल्क में? बाकी लोग नहीं रहते हैं क्या? तो बाकी लोग तो डरो, बाकी लोग को तो क्यों हम निकाल देंगे, कैसे भी निकाल देंगे। तो ये किसी भी तरह से मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और मैं दूसरी रिक्वेस्ट करूं कि हमेशा जब आप वोट की लड़ाई के लिए देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फैला सकते हैं, आपस में नफरत फैला सकते हैं, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकते हैं, तो दोस्त बनाने की बात करें ना। भाई कांग्रेस ने ऐसा किया था लेकिन हमने ऐसा कर दिया, मुसलमानों का दिल जीत ले, कुछ करें तो सही, या खाली भाषण देता नहीं। पर उन्होंने कहा है कि केवल बात मुसलमानों की नहीं है, सभी धर्मों के लिए एनआरसी है। देखिए, सब धर्मों के लिए कह दिया, अलग से बिल लाएंगे हम मुसलमानों को छोड़ के। नाम मुसलमानों का नहीं लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं कहा, बाकी का नाम ले दिया, बाकी का नाम ले दिया। तो सीधी सीधी एक धर्म विशेष को छोड़ रहे हैं, एक धर्म विशेष को छोड़ रहे हैं। तो मुसलमान क्या भारत के नागरिक नहीं है क्या? और क्या चाहिए? क्या कहना चाहते हमारे हो? देश के पढ़े लिखे विद्वान हैं, अब तो बच्चे भी इतने पढ़ चुके हैं कि उनको समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। वीरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता इस वक्त। वीरेंद्र जी, अभी भी जो हमारे साथ में हमारे पैनल में सीपीएम के नेता बैठे हैं, एक मुस्लिम नेता बैठे हुए हैं, इन लोगों को अभी भी संदेह है कि मामला गुमाया जा रहा है, स्पष्टता नहीं है उसमें। कुछ लोग जो आए हुए हैं, जिन्हें शरणार्थी आप मान रहे हो, उनको तो नागरिकता देने की तैयारी की जा रही है। जो लोग 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, यह है मुद्दा। बिल्कुल जी, देखिए, मुद्दा वही बना रहे हैं जो अभी तक एनआरसी को समझ नहीं पा रहे। इसमें कांग्रेस बीजेपी का कहीं विषय नहीं, ये सिर्फ एनआरसी को समझने का विषय है। 1951 में हमारे पे भारतीय नागरिकता रजिस्टर बना, उसमें जो लोग हमारे यहाँ पे रहते थे उनको भारत की नागरिकता दी गई। उसके बाद जब बांग्लादेश शरणार्थियों की समस्या गंभीर बनती गई तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ, और उसके बाद में 1971 में असम में एक असम गण परिषद के साथ, और 1985 में राजीव गांधी जी की केंद्र सरकार ने असम गण परिषद के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत ये किया गया कि 1971 से पहले जो लोग असम में रहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। 2005 तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, 2005 में पुनः उस पर कार्य प्रारंभ हुआ, और अभी 2015 में पुनः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। और जो ये आदेश दिया गया उसके बाद जो रजिस्टर बनाया गया उसमें 40 लाख लोग ऐसे निकले जिनके पास कोई ऐसे आवश्यक दस्तावेज नहीं थे जो ये दर्शाएं कि वास्तविकता में भारत के नागरिक हैं। अब आप ये बताइए, 1951 के बाद 1971 के बाद में 2018 में भी उन व्यक्तियों के पास अगर ऐसे आवश्यक दस्तावेज नहीं है कि वो भारतीय नागरिक हैं, तो ये नहीं माना जाए कि वो घुसपैठी हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरा एक सवाल है सर, ये लोग पूछेंगे उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाहता हूं आपसे। इसमें ऐसे लोग हैं जिनके दस्तावेज के लिए कह दिया गया कि एक सोल्जर है, आर्मी का मेजर है, उपराष्ट्रपति रहे हैं इस मुल्क के, उनको मान रहे कि नागरिक है, उनके परिवार को, लोगों को नहीं मान रहे, उनके फादर को नहीं मान रहे। बिना माँ बाप के कोई बच्चा कैसे पैदा होकर के आ गया वहां असम में, तो उनकी नागरिकता नहीं काउंट होगी? जी देखिए, उसके लिए वो आवश्यक अपने दस्तावेज ले जाके और जहां अपील कर सकते हैं उनका मौका है, उनको मौका दिए गए, 2-3 मौके दिए गए, और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि उन्हें इस देश में मौका नहीं मिला है तो उनके लिए विदेशी न्यायाधिकरण है, तो उनको आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं, अपील करें अपनी, जिनको लगता है कि हम वास्तव में इस देश के नागरिक हैं।
तो पूरा ओपन है सब कुछ। ऐसा है नहीं कि केंद्र की सरकार ने निर्णय निकाल दिया कि नहीं इसके बाद कोई अपील नहीं होगी। अपील कीजिए ना, आप 2-3 जगह वहां अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, यहां तक कि लास्ट विदेशी न्यायाधिकरण में भी अपील कर सकते हैं। सिर्फ मुद्दा इतना ही है कि हर विषय को कैसे भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कर दिया जाए, हर विषय को कैसे भी धर्म की राजनीति के नाम पे कर दिया जाए। मैं पूछता हूं सिर्फ इतनी सी विषय, क्या बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश के लिए समस्या नहीं है? और समस्या है तो जिस प्रकार अभी आरको साहब ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी जो अभी आई थी भारत, उन्होंने कहा कि बर्मा से जो लोग घुसपैठी आए हुए हैं हम उन्हें बांग्लादेश में नहीं रहने देंगे। अब वो बांग्लादेश में बर्मा की घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करे तो भारत इतना बड़ा कितना हो गया कि उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम लोग स्वीकार कर ले? ये बात आखिर वहीं पे आती है। इस देश की अनेकों समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो बांग्लादेशी घुसपैठी है। ये क्यों नहीं स्वीकार करते इस बात को कि उनको देश से बाहर किया जाए? आज अमेरिका इतना विकसित राष्ट्र है जिसके पास इतना बड़ा भूभाग है, वो कनाडा के लोगों को अपने यहाँ पे स्वीकार नहीं करा, उन्हें एक बड़ी दीवार बना दी। हम लोग अभी तक भी 1951 और 1971 से पहले तक के लोगों को हम लोग नागरिकता दे चुके हैं। उसके बाद के लिए हम कह रहे हैं कि उन्हें देश से बाहर किया जाएगा क्योंकि वो देश की समस्याओं का जड़ है। आखिर क्यों नहीं उन्हें बाहर किया जाए? अमेरिका के लिए तो आप कभी आवाज नहीं उठाते, चीन में जो आपके ऊपर वो कार्रवाई हो रही है उस पर आप कभी नहीं बोलते कि और भारत में सब कुछ स्वीकार्य हो जाए। ऐसा क्यों भाई? भारत में समस्या नहीं है। आज बेरोजगारी की समस्या का कारण अगर कोई है तो बांग्लादेशी है। आज कानून की समस्याओं को लेकर अगर कोई कारण है तो बांग्लादेशी। आप जयपुर को लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। वैशाली नगर में आप जाइए, कितनी झुग्गी झोपड़ियां, कितने आप यहाँ पे सेक्रेटरीट के पास और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल के पास जाइए, कितने लोग हैं जो फुटपाथ के ऊपर बैठे रहते हैं। किस प्रकार से वहां गंदगी फैला रहे हैं, किस प्रकार से दूसरे कई सारे ऐसे परिणाम नजर आए हैं जो कहीं न कहीं से हमारी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह समस्या है। उस समस्या के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उस पर कार्यवाही प्रारंभ की। तो अमित शाह जी ने जो कहा कि कांग्रेस सरकार की देन है, तो उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस सरकार ने उस पर कार्यवाही प्रारंभ की थी। तो हर विषय को केवल इसलिए तोड़ना कि उसमें पार्टीबाजी की जाए, उसमें धर्म का वो लिया जाए। अरे आप भारत के नागरिक हो, भारत की समस्या को भी तो समझिए। और मैं समझता हूं जो भारत की समस्या को समझेगा वो एनआरसी को मुद्दा नहीं बनाएगा। वापस आ रहा हूं मैं, आरको साहब के पास में जाना चाहूंगा और फिर धर्मवीर जी के पास आऊंगा। आरको साहब, यहां समस्या बांग्लादेशी की कही जा रही है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ बड़ी समस्या है और जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अपने लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है, बर्मा से जो लोग वहां पे पहुंचे उन्हें रोहिंग्या मुसलमान जिनको कहते हैं उनको बाहर करने की बात की जा रही है कि 3.5 लाख लोग हमारे यहाँ पे, आप तो हमारे एक्शन प्लान में मदद करिए। तो बांग्लादेशी अगर घुसपैठ करके हमारे यहाँ पे आए हैं तो मानवता तो कहती है शरणार्थी रखिए, लेकिन शरणार्थी भी आपके पास में जितने आपके संसाधन उससे बूते से बाहर काम नहीं कर सकते। सरकार का यही कहना है कि क्यों बांग्लादेशियों को हम लोग यहाँ बर्दाश्त करें? बिल्कुल गलत है। इसलिए जिस वक्त बीजेपी ने बांग्लादेश के साथ आपस में बंटवारा किया और उनको ज्यादा गांव दे दिए, कम हमने ले लिए, उस वक्त जो यहाँ था वो यहाँ के लिए था, जो वहां था वो वहां के लिए था। आप इस हाट के अंदर आज ये बात कहना चाहते हैं कि साहब बांग्लादेशी घुसिया है। अरे घुसिया तो उनको आपने माना है, उनको आपने माना है, आपकी सरकार ने माना है। और जी, जब ये पोजीशन है कि आपने माना है और आज उसको किसी न किसी बहाने से ये बात कहना चाहते हैं तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ नफरत की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि साहब रास्ता खुला हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप दूसरे कोर्ट जाओ, आप इंटरनेशनल जाओ। अरे यहाँ तो रोटी खाने के लिए नहीं है, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। कोई बातों से चाहता है क्या इंसान कि साहब कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, नेशनल कोर्ट में चले, ये कोई जा सकता है? वीरेंद्र जी करेंगे, रोटी खाने के लिए नहीं है मुल्क के अंदर। मुल्क की हालत इतनी खराब हो रही है, इतनी खराब हो रही है कि रोज तो हमारे जॉब खत्म हो रहे हैं, रोज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये नई प्रॉब्लम और खड़ी कर दी। इस तरह से कोई मुल्क चलेंगे क्या? मैं लौट रहा हूं आपके पास में। 1 करोड़ की बात करते थे ये, जी, अब वो 1 करोड़ से 16 लाख 17 लाख पे कैसे रहे? अभी भी 40 लाख, और अभी भी 40 लाख की बात कर रहे हैं। 17 लाख तो गवर्नमेंट ने कह दिया। दूसरी बात 40 बोल रहे, अभी भी इतना झूठ बोल रहे। दूसरी बात ये कह रहे 71 वो 51 की बात है, 71 की बात कहाँ है? वो तो कह रहे 51 के अंदर जो यहाँ था उसको मानेंगे। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास में वापस। मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाह रहा हूं। धर्मवीर जी, इस मुद्दे को कैसा देखा जाए कि राष्ट्रीय हित की बात माने या फिर इसमें सियासी पेच फंसते जा रहे हैं, हर कोई अपनी रोटी सेक रहा है? देखिए, इस देश के निर्माण में, इस देश की आजादी में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का खून की आहुति दी है तब ये देश आजाद हुआ है। और इस देश की तामीर में असंख्य लोग जिनका ना जाति पूछा गया ना धर्म पूछा गया, उन्होंने विकास में अपना अग्रणीय योगदान दिया है। हालांकि ये सही है
कि इस देश में घुसपैठियों से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है, देश का विकास अवरुद्ध हुआ है और लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई हैं। और ये जो एनआरसी बनी है, इस एनआरसी का भी उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया, कब कब जांच होनी चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी देश की प्रगति में घुसपैठियों से अधिक उस देश के जो मूल निवासी है उनका योगदान होना चाहिए, रहना चाहिए। जबकि मुल्क दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, यहाँ बहुत लोग आए और इसी सरजमी में वो मिल गए, खो गए, उनको हम ढूंढ नहीं सकते। वो आर्य थे, शक थे, यूनान के थे, फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे, सब यहीं की मिट्टी में जमींदोज हो गए। अब ऐसे में ये अहम सवाल हमारे सामने उपस्थित होता है कि जो एनआरसी बनाया गया है इसको हम किस प्रकार देखते हैं। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि इसको राजनीतिक चश्मे से हम अधिक देख रहे हैं। जिस व्यक्ति का यहाँ पर मुकाम रहा, जो व्यक्ति यहाँ उपराष्ट्रपति रहे, उनका परिवार का नाम दर्ज नहीं होना, इसके अलावा जिस व्यक्तियों ने अपने परिवार की कुर्बानी इस देश की रक्षा में दे दी, उस परिवार के लोगों का नाम दर्ज न होना कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। उस सरकार में जो पार्टी केंद्र में रूल कर रही है, उसी पार्टी की असम में सरकार है, असम गण परिषद की मित्रता से सरकार चल रही है। यदि वहां इस प्रकार की खामी उपस्थित होती है, यदि वहां योग्य लोगों के नाम उस सूची में नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं उस वर्ग को आहत महसूस होती है जिस वर्ग के वो लोग हैं। उनको लगता है कहीं न कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं न कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसे में देखा जाना चाहिए कि हम कानून की आड़ लेकर ये नहीं कह सकते कि सब पार्टिसिपेट सब बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जो रजिस्टर बनेगा उससे पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है कि आप किस प्रकार का फैसला लेते हैं। भारत पर आज निगाह सिर्फ भारत के लोगों की नहीं है, पूरी दुनिया की निगाह है। जब असम में आपने प्रयोग किया, इस प्रयोग में भी कुछ लोग वंचित रह गए, तो क्यों नहीं उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई कि आपने पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। आप कभी कहते हैं 40 लाख लोग गए, कभी कहते हैं 16 लाख लोग गए, कभी क्या कहते हैं, फिर आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड आता है 17 लाख लोग हैं। उसके बावजूद भी उसमें कई ऐसे लोग जो योग्य हैं, जिनकी कई पुश्तें इस मुल्क में रही, आप उनको बाहर कर दिया आपने। तो ऐसे में मेरा मानना है कि बड़ा ही संवेदनशील विषय है। बिल्कुल संवेदनशील विषय जो को कार्य प्रणाली रही इसमें एनआरसी में जो इन्वेस्टिगेशन किया, जिस भी एजेंसी को दिया गया होगा, इसमें 1200 कितने करोड़ रुपए तो खर्च कर 1200 करोड़ रुपए की लंबी राशि इसमें खर्च कर दी। और उसके बावजूद भी अगर की भरमार है, सिस्टम में अगर त्रुटियां इतनी छोड़ी जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये तो एक अलग बात है कि घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए, कोई समर्थन नहीं करेगा उसका, लेकिन जब सिस्टम में कहीं खामी दिखाई देती है और उसका हम बचाव करते हैं और ये कहें कि चलिए आप अपील कर दीजिए, अपील नहीं, अपील के साथ साथ पहले तो ये बताया जाना चाहिए, आज मैं हूं, मेरे घर पे चले एनआरसी में, मैं भी अगर हिंदू हूं चाहे ब्राह्मण हूं कुछ हूं, लेकिन एनआरसी में जब सभी को किया जा रहा है, मुझे भी किया जाएगा। मेरे बच्चों का अगर कोई अभी आइडेंटिटी नहीं आ पा रही है तो वो बाहर होंगे, मैं शामिल हो जाऊंगा। तो ये तो कम से कम ये देखा जाना चाहिए कि कोई पेरेंट्स के बिना बच्चा कहां से आ रहा है, या जिन लोगों की इतनी बड़ी अगर यहां पे वो, तो ये खामियां रही कैसे, उसके बचाव की बात नहीं है। एटलीस्ट बड़ा सवाल ये है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन किया गया। इतनी मोटी पगार ली है उन्होंने, इतनी सुविधा और संसाधनों का भोग लिया है, तो फिर उसके बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बचाव क्यों किए जा रहे सरकार की ओर से उन पर? देखिए, सरकार की तरफ से कहीं कोई बचाव नहीं किया गया, लेकिन यह उन व्यक्तियों को भी समझना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं। वो 1971 से लेकर अब तक अपने दस्तावेज भी नहीं बना पाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप कहीं भी जाते हैं बैंक में अकाउंट ओपन करने, तो आपके पास वहां मांगा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो ये सरकार की गलती है कि आपकी स्वयं की पर्सनल गलती है? बताइए, आपका अकाउंट खुल जाएगा? सर, उन लोगों का साफ कहना है, उन लोगों का साफ कहना है कि हमारे राशन कार्ड, सुनिए सर, हमारा राशन कार्ड, हम वोट डालते आ रहे हैं, फिर और क्या चाहिए उनको? तो जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज वहां दिए हैं उन्हें नागरिक नहीं, जिन लोगों को बाहर किया गया, जिनको बाहर किया गया उनके पास वोट जो है आईडी कार्ड, उनके वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ है,
सुनिए, जो नागरिक माना गया है, भारत के नागरिक का आपके पास क्या प्रूफ है? आप ये फेक न्यूज फैलाए नहीं। फेक न्यूज नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके पास क्या भारत के नागरिक के प्रमाण पत्र है? ये बताओ, क्या टप्पा है आपके मेरे पास जो होने चाहिए थे। क्या है? क्या है आवश्यक दस्तावेज? जिस दिन सरकार मेरे मांगेगी मैं उसे दूंगा। क्या आवश्यक? तो 51 से पहले मेरी चाहे कितनी भी हो, मेरी और मेरे परिवार के पास जो आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या है ना, मैं तो बताऊँ नहीं है। क्या है आप सुनना भी तो आप सुनना भी तो मेरे पास जो आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए वो है। मेरे पास मेरा आधार कार्ड भी है, मेरा पहचान पत्र भी है, मेरा मूल निवास भी है, और यहाँ तक मेरे पिता उनका मूल निवास है। आधार तो अभी बना, मान लो आप दीजिए वहाँ भी। नहीं, आपको मना किसने किया? केंद्र सरकार ने मना किया आपको, या वहाँ किसी ने मना किया? वहाँ के न्यायाधीश ने आपको मना किया कि आप आवश्यक दस्तावेज मत जमा कराइए, करवाइए जमा। नहीं मान रहा, यह आपकी गलत फहमियां है। अरे आप किसी भी प्रकार से हर विषय को बनाना चाहें तो बताइए। राष्ट्रपति का परिवार नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है यार, ये बता दो आप। उसका मतलब ये आवश्यक दस्तावेज जमा आज आपको ले लें, आपके बच्चे को नहीं ले, आवश्यक दस्तावेज जमा करवाइए। अरे तो आपको ले लिया, आपके बच्चे का नहीं ले, आपको समस्या क्यों है? समस्या इसलिए आपको तो नहीं लिया, आपके बच्चों को बीवी को मेरा बच्चा अगर उसके पास यार वह नहीं रह रहा है, उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता वो उनके माँ बाप से पैदा हुआ ना, मेरे से पैदा होने के बाद लेकर दूसरे देश की नागरिकता लेकर उसको देश का नागरिक कैसे माना जाएगा? चलो मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में, लौट रहा हूँ जाएगा इस देश का माँ बाप को ले अमेरिका की नागरिकता ले लिया तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं एनआरसी के मुद्दे पर। एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और सियासत इस बात को लेकर के है कि अमित शाह जी का जो बयान है उसको लेकर के कांग्रेस के सांसद उनका ये विरोध है कि आप कोलकाता में तो एक बात कहते हैं कि गैर मुस्लिम 6-7 धर्म के जो लोग हैं उनके लिए हम अलग से बिल ला करके उन्हें नागरिकता देंगे, लेकिन जो वर्षों से मुस्लिम रह रहे हैं उन्हें आप एनआरसी के माध्यम से आप बाहर करने के प्लान कर रहे हैं। तो यहां पे एक विरोध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये शुरू किया गया और इसमें सरकार केवल उसको फॉलो करने वाली एजेंसी है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है और लंबे समय से ये 1951 से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन अभी तक भी हम उस मूल जड़ में नहीं जा पा रहे हैं कि वास्तव में कौन घुसपैठी है, कौन घुसपैठी नहीं है। हम वो भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहां पे ये आ रही है, और अगर भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सियासत की जा रही है कि नहीं आप इस तरह से करिए। तो दो बातें नहीं हो सकती, या तो वास्तव में इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाना चाहिए और सामने वाले के जहन में ये बात उतर सके कि बिल्कुल पारदर्शिता है और एकदम सही तरीके से होना चाहिए, हो रही है तो इस पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कहीं ना कहीं को पेच ऐसा है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैं धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार फिर। धर्मवीर जी, जो अभी तक जो चीजें दिखाई देती हैं, चाहे आप पार्लियामेंट में डिबेट देख लीजिए, चाहे हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनके विचारों से देख लीजिए, बात यहीं आकर के देखती है कि कुछ तो इसमें सियासी चाशनी भी चल रही है मामले में, और कुछ निश्चित रूप से नेग्लिजेंसी का शिकार वो है, पूरा ये ऑपरेशन है वो। तो ये समझने की क्यों कोशिश नहीं की जा रही है? और अगर ये भ्रम रहा तो मुझे लगता है कि एनआरसी के उद्देश्य, जिस मकसद से, जिस उद्देश्य के साथ में इसे लागू किया जा रहा था, वो भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ा ही पवित्र उद्देश्य को लेकर इसका अभियान शुरू हुआ था। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहां के स्थानीय लोगों का बड़ा महत्व होता है। यदि बाहरी लोग आकर वहां उसका लाभ लेंगे तो देश कब तक सर्वाइव करेगा। इसी बिंदु को लेकर यह अभियान शुरू हुआ था। लेकिन जिस प्रकार जो सर्वे किया गया और सर्वे के दौरान जिस प्रकार की खामियां, कमियां, त्रुटियां आई हैं, उससे अब ये लगने लगा है कि एक समुदाय ये सोचने लगा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि तथ्य कुछ इसी प्रकार का परिलक्षित कर रहे हैं। तथ्य इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जिस इंसाफ के हकदार हैं, कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को और उस एजेंसी को उसकी गंभीरता को समझना चाहिए था कि कितना गंभीर ये विषय है, क्योंकि ये पशु गणना के समान नहीं है कि हम पशु की गणना कर रहे हैं। पशु 50,000 ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उस पर सवालिया निशान नहीं लग सकता। लेकिन ये तो भाई लोगों की गणना कर रहे हैं आप, और उसमें आपने इस प्रकार अनदेखी कर दी कि जो देश के प्रमुख सियासतदार रहे हैं, जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उन परिवारों को आपने साइड लाइन कर दिया। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा
कि कोई व्यक्ति के लिए तो आपने दरवाजे खोले हैं कि आपका नाम नंबर यहाँ नहीं आए तो आप वहां जाइए, फिर वहां जा सकते हैं, फिर आप वहां जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत पेचीदगी और बहुत महंगी है। हर व्यक्ति के पास ना तो इतना समय होता है, ना इतना धन होता है कि वो न्याय पालने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य किसी न्यायपालिका के कोर्ट में जाकर अपने लिए न्याय की डिमांड कर सके। होना तो ये चाहिए था कि जो उसके पास माकूल दस्तावेज हैं, उन माकूल दस्तावेजों के आधार पर ही स्थानीय स्तर पर फैसला होना चाहिए था कि भाई आपके 2 साल पुराने या 5 साल पुराने या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, यदि कोई व्यक्ति रिक्वायरमेंट को अनकम्प्लीट करता है तो उसके साथ उस प्रकार का वहीं पर ही टेबल पर ही डायलॉग होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। आपने उसके लिए विभिन्न विकल्प खोज दिए कि आप विकल्पों की शरण लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि विकल्प इतने महंगे हैं, उन विकल्पों को चुनना व्यक्ति के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है, वो वहां तक उसको अचीव नहीं कर पाता है। और आप फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी होंगी। मैं एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में उसका स्वागत करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं, लेकिन यदि आपने वही पद्धति, असम की पद्धति ही, असम के मीटर ही दूसरी जगह अपनाए तो ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाएगी। कहा जाता है आम भाषा में रायता फैल जाएगा, संभालना बहुत मुश्किल होगा। और पूरी दुनिया में भारत को लोग गलत निगाहों से देखेंगे, ये कहेंगे कि क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रयोग एक जगह सफल हुआ है, ये दूसरी प्रयोग को हम दूसरी जगह करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आंकड़े सुखद नहीं होंगे। तो ऐसे में होना यह चाहिए कि ऐसे असम में जो किया गया है उसको दुरुस्त करके एक नया तरीके से, एक नए फ्लेवर में उसको पेश किया जाना चाहिए। चलिए वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, कुछ विषय मैं भी रखना चाहूंगा इस विषय पे। जो लोग इस पे अंगुली उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। नहीं, ये नहीं करे जी, पूरी ये बात नहीं करे सर। ये कह रहे हैं कि असम में जो पद्धति अपनाई गई है, जो नेग्लिजेंसी रही, अगर उस तरह से रहा तो जिस प्रकार से कोई बात नहीं। 370 जब हटाया गया था तब भी यही बात कही कि देश में हाहाकार मच जाएगा। जब 3 तलाक के ऊपर कार्रवाई हुई तभी भी ये कहा गया। नहीं, वीरेंद्र जी पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज। मैंने सुना है, पूरी बात सुनिए। नहीं, पर आप एक बात सुनिए, 3 तलाक पर कार्रवाई हुई तभी भी ये कहा गया देश में हाहाकार मच जाएगा। जब राम मंदिर का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया तभी भी ये कहा गया देश में हाहाकार मच जाएगा। किसने कहा ये? उसके उन सब के बावजूद देश में जिस प्रकार से शांति से कार्य हो रहा है और देश जिस प्रकार से प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी कि देश में इतनी गरीबी है, इतनी आकार के लोग भूखे मर रहे हैं। भैया, जो लोग ये कह रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं, उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि उनकी जो जनसंख्या की असीमित वृद्धि हुई है वो उस पर भी तो रोक लगाएं, और जो शरणार्थियों की समस्या हो रही है उस पर रोक लगाएं। तो आपके लिए जो रिसोर्स है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग आप ही कर पाएंगे। नहीं तो जो शरणार्थी आ रहे हैं वो उनका उपयोग प्रारंभ कर देंगे तो जो आप कह रहे हैं ना समस्या भुखमरी की, वो बढ़ेगी। उस समस्या को समझिए। और एनआरसी में बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी स्पष्ट कहा था कि किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। वर्तमान गृह मंत्री ने भी स्पष्ट किया है, आज पुनः राज्यसभा में भी स्पष्ट किया है कि किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। जब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, वर्तमान गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात सुनिए वीरेंद्र जी, सर एक बात तो सुनिए। राज्यसभा में ऑब्जेक्शन जो दूसरे सांसद ने उठाया कि साहब आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या कि असम के अंदर एनआरसी की जो जांच की गई है वो बिल्कुल फेयर थी? अमित शाह साहब उस पर नहीं बोल रहे हैं। सवाल यही तो आ रहा है कि उस पद्धति को आप क्यों खारिज, जो लोग दोषी हैं इसमें, अगर जिसने खामी रखी है, जिसकी वजह से आज इतना सिस्टम बेकार पैसे खर्च हो रहे हैं साहब, उसका जवाब अमित शाह जी को बोलना चाहिए था। इसका जवाब देखिए, आप देखिए, इसके लिए एनआरसी के लिए लास्ट डेट कई बार तय की गई। सवाल उठाया ना, उस पर आप इनसे पूछे। एनआरसी पे लास्ट डेट कई बार तय की गई, उसके बाद पुनः 31 दिसंबर तय की गई कि 31 दिसंबर को लिस्ट जारी की जाएगी। तो उसमें जो खामियां थी उन्हें धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। तो आप विश्वास तो रखिए, सरकार जब आपको कह रही है सब कुछ कि उन्हें दूर किया जाएगा, उसके बाद भी आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। आप यहाँ न्यायालय में जा सकते हैं। उन्होंने एक अलग से कमेटी बना रखी है, अलग अलग केंद्र बना रखे हैं, यहाँ तक कि असम में अलग अलग केंद्र बना रखे हैं। आप वहां जाइए ना, आपकी आपत्तियां दर्ज करवाइए। मैं तो ये कह रहा हूं, सामने अगर किसी को दिख रहा है कि बिल्कुल ये तो बीमारी वास्तव में है, साफ दिखाई दे रही है, उसका तो कोई इलाज होगा। आप ये हिडन उस पे मत जाइए कि पेट में दर्द हो रहा है कि 10 कारण हो सकते हैं, लेकिन जब सामने दिख रहा है कि एलर्जी हो रही है तो उसका तो ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। जब साफ दिखाई दे रहा है कि उपराष्ट्रपति, उनके परिवार को आपने बाहर कर दिया, कुछ कई आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके परिवार को बाहर कर दिया, ये दिखाई नहीं दे रहा लापरवाही जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? आप एक
आप इसमें सुनिए, जब हमारे यहाँ पे चुनाव आयोग निर्वाचन लिस्ट को अपडेट करता है तो कई परिवार ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, ठीक, क्योंकि इस देश की अनेकों समस्याएं, उसमें भौगोलिक भी और उसमें जनसंख्या भी और कई दूसरी समस्याएं हैं कि आज एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है, दूसरे दिन वो दूसरी जगह जाके रहने लग जाता है। तो जिन्होंने ये कार्रवाई की, जिन्होंने लिस्टें तैयार किया है, वो भी एक मानवीय है, भूल सबसे हो सकती है, भगवान से भी हुई तो मानव से भी हो सकती है। उस भूल को स्वीकार करके हर जगह केंद्र खोले गए कि आप यहाँ आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए, आपत्ति दर्ज करवाने के बाद आपकी समस्या दूर की जाएगी। तो जिनको आपत्ति थी उन्होंने आपत्तियां दर्ज करवाई है, उनकी समस्या दूर हुई है और मैं समझता हूं एक विधिवत प्रक्रिया के तहत जो वहां प्रक्रिया अपनाई गई उसी के तहत वो कार्य प्रारंभ हुआ है। इसी कारण ये कह रहे हैं कि पहले 40 लाख थे अब 17 लाख आ गए, वो प्रक्रिया चल रही है ना, आप विश्वास तो कीजिए। जब 40 लाख से 17 लाख पे आ गए हैं तो प्रक्रिया चल रही है, आप अपने दस्तावेज जमा करवाइए, आप भारत के नागरिक होंगे। तो आपको समस्या क्या आ रही है फिर उसमें? हाँ जी धर्मवीर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार असम में जो खामियां रही, जो त्रुटियां रही, उसी अंदाज में यदि पूरे मुल्क में उसे लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से हाहाकार मचेगा। क्योंकि हाहाकार मचे नहीं मचे, आप जैसे लोग जरूर हाहाकार मचाएंगे। क्यों मचा देंगे? आप कैसे बात कर रहे हो? कोई सही अगर बात कहता है तो वो देशद्रोही है। बिल्कुल नहीं वीरेंद्र जी, आप दो ही बात कह रहे हैं। आप तो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। आप प्रक्रिया को समझिए, असम में तो हाहाकार नहीं मचा, एक प्रक्रिया को समझिए। जब वहाँ केंद्र खोल दिए गए, जब वहाँ केंद्र खोल दिए गए, आपके दावे के निपटारे के लिए केंद्र खोल दिए गए। वीरेंद्र जी बात तो सुनिए। 317 बोल रहे ठीक है, आगरे तो हटाओ ना सेना को, पता लग जाएगा आपको क्यों मर रहे हैं लोग अब सैनिक वहाँ पे, रोजाना मर रहा है। 70 साल से आकार नहीं बच रहा है, आप लोगों को उसे हटाइए। कोई जज्बा नहीं मर रहा है, आपके लोग मर रहे हैं, कोई नहीं मर रहा है। इससे पहले मर रहे थे, आप लोगों की गंदी राजनीति पश्चिम बंगाल में आपके साथ अत्याचार, पश्चिम बंगाल में कितने अत्याचार मारे जाते हैं हमारे। अरे पुलिस का वकील राज्यसभा में वामपंथी शासन उन्नीस सौ 85 से लेकर 2015 तक इस मामले को लटकाए रखा तबाह बोले एनआरसी पे चलेगा। देश में आप लोगों की नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देश की नीति हमारी चल रही है और आगे भी चलेगी। आप अपनी सोचिए, समझते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो आंदोलन आपने किया उसे समाप्त करने का समय प्रारंभ हो चुका है। सुनिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग चाहेंगे कि देश में आतंक शुरू तो होगा, आप लोगों की नीतियां आप लोग चाहते यही है कि देश में आतंक को जेलों में बंद करके आप कहते हो उनका। अरे जो लोग इस देश में विश्वास नहीं रखेंगे वो लोग जेल में नहीं जाने योग्य है। केंद्र जी मैं पुनः कहूंगा, देश की व्यवस्था में विश्वास नहीं है वो जेल में रहने लायक ही है। एक बात सुनिए वीरेंद्र जी, आपने एक बात बताई धर्मवीर जी। योगेंद्र जी मैं पहले एक बात सुनिए, मेरी बात तो सुनोगे आप। एक बात पहले पूरी करूंगा मैं मेरी। आप 3 बात कह लीजिए, हम सब शांति से बोलिए। व्यवस्था में विश्वास नहीं है वो लोग जेल में ही रहेंगे। ये बात हो गई। अब आप सुन लीजिए, एक अक्सर बयान जो जनरली लोग कहते हैं कि मोदी साहब शाह साहब के एजेंडे में शामिल नहीं होते हैं या कोई कह दे तो उसे कहा जाता है कि देशद्रोही हैं। आपने कैसे उंगली उठा दी? आपने कहा कि आप जैसे लोग ही हाहाकार मचवाएंगे, ये कैसे कह रहे हैं आप? पहले सुन लीजिए सर, पहले सुन तो लीजिए आप, पहले बात तो सुन लीजिए। ये नहीं कह रहे हैं, आप दिल से खुद भी इस बात को जान रहे हैं कि असम में जो खामियां रही अगर देश में थोप दी गई तो हाहाकार ही मचेगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और आप अंदर से जाने बीजेपी के चेहरे के बतौर आप ये बात कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। एक बात और सुनिए, एक बात सुन ले। अरे सर सुनिए तो सही, एक बात सुनिए। दूसरी बात में कुल कितनी जनसंख्या है, उसमें कितने लाख लोगों बाहर किया, बताइए आप कितनी जनसंख्या टोटल में असम में? अभी बाहर कहाँ किया उससे पहले अरे असम की प्रोसेस चल रहा है, कितनी पॉपुलेशन है? प्रोसेस होने दीजिए, उसके बाद आप कहिए कि बाहर कर दिया। असम में कितना पॉपुलेशन? आप
आप बताइए ना, आप बीजेपी के एज ए स्पोक्सपर्सन के रूप में आए हैं और आपको इस बात का पता नहीं, कितनी पॉपुलेशन बताइए। निर्णय हुआ नहीं, उससे पहले आप कह रहे देश में आजाद हो जाएगा। होने दीजिए, चेतावनी दे रहे, नहीं ये साफ साफ चेतावनी है, बात कर रहे हैं आप को चेतावनी है। आप नहीं प्रधानमंत्री नहीं, आप ये देखो, सुने, बीजेपी का एजेंडा नहीं, देश का एजेंडा नहीं, गलत बात। आप बीजेपी का एजेंडा थोपने की कोशिश नहीं, देश का नहीं है, इनका भी नहीं, आकार मच जाएगा। किस प्रकार की चेतावनी देना चाह रहे हैं आप? कौन सी चेतावनी? आप सुनने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। देश में पूरी बात तो सुनिए, आपकी नीतियों से 10 लाख की बाहर है। हल्ला मचाने से एजेंडा खत्म नहीं होगा, हल्ला मचाने से एजेंडा खत्म नहीं होगा। आपका जो अर्बन नक्सल्स का एजेंडा नहीं होगा। अरे अर्बन ये भाषा, ये जेएनयू में जो आप कर रहे हो वो नहीं होगा। मेरा मुद्दा रह जाएगा। आप तो बताइए, आपके पास और धर्मवीर जी का जो सवाल है, सर सुन तो लीजिए। अरे सर आप मत बोले, आप एक बार दूसरे की सुन लीजिए, आपको टाइम दे रखा आज पूरा। आप उन्हें कह रहे हो नहीं, जो इनका सवाल है, आप पूरी बात तो सुन नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले आप उसकी जरा सा आप सुनिए तो सही, कह क्या रहे हैं जरा सुन लीजिए एक बार, उसके बाद आप क्लियर होंगे। अंदर से आप भी जानते हैं, लेकिन यहां बोलना आपका जरूरी है, मैं समझ रहा हूं। बताइए। देखिए, किसी भी प्रदेश की या देश की कुल जनसंख्या के 20% 30% लोग प्रभावित होते हैं ना, तो कितनी विपरीत परिस्थितियों उन लोगों को सामना करना पड़ता है। आपका उद्देश्य ठीक था, ठीक है, आपने अच्छा किया। इनका उद्देश्य नहीं, सुनो, ये तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ऊपर हो रहा है। आपको इंप्लीमेंट करना था, आपने अच्छा किया, इंप्लीमेंट किया, लेकिन उसमें जो त्रुटियां रही, विसंगतियां रही, यदि उसी आधार पर उसको आप फॉलोअप करेंगे तो क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो लोगों ने हाहाकार मचाया। मैं इस देश की जनता को, इस देश के संविधान निर्माताओं को धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र इतना मैच्योर हुआ है, वरना दुनिया में ऐसे देश भी हैं कि सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है, लोग उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं। मुझे सुनिए मेरी बात, लेकिन यहाँ किसी को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता को साधुवाद देना चाहिए कि उसने जो भी फैसला देश को आत्मसात किया है, इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। क्योंकि हमने 2010 भी देखा था, जब 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो सड़कें सुन्नी हो गई थी, लेकिन वो दौर आज नहीं है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं जनजुआर कम हुआ है। लोग मैच्योर हुए हैं कि देश की प्रगति होनी चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनना चाहिए, लोग विकास करेंगे। विकास कब होगा? जब शांति होगी। तो इसमें किसी को हम ये कहें कि फैसला पक्ष में था, विपक्ष में, तो दोनों जोड़िए मत। वो अलग घटना है, ये अलग घटना है। आप किसी व्यक्ति को, आप उसके पेट पर लात मारेंगे तो कैसा एहसास होगा, पीठ पर लात मारेंगे तो कैसा एहसास होगा? जब आप उसकी पीठ पर, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे सर, वो आपको नहीं हो रही, इतने शरणार्थी आ रहे हैं, वो भारतीयों के। अरे वीरेंद्र जी, आप बोल चुके, रिपीट मत करिए, सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे कैसी आप खुद पैदा नहीं होते, सुनो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे शरणार्थी, एक बात सुन लीजिए तो कुछ बात करो। बीजेपी पैदा नहीं हुई थी जब। सर सुनिए, अलग अलग कंटेंट्स मतलब, आप अलग अलग कंटेंट मतलब क्या है कि जब व्यक्ति की पीठ पर लात पड़ती है ना तो सहन कर लेता है, जब पेट पर लात पड़ती है सहन नहीं कर पाता है। तो हम कुछ ऐसा काम नहीं करें जिससे लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़े। तो मेरा यह मत रहा है और मैं मानता हूं कि इसका स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जो खामियां रही, त्रुटियां रही, हम जोर से बोलकर लोगों को बात को कुछ समय के लिए चुप करा सकते हैं। उनके अंदर जो बातें चल रही हैं, जो सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उभर सकती है, उभरती रही है और उभर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अपन किसी परिवार में रहते हैं, परिवार के 2 लोगों को कह दिया कि आज से आप बाइकाट हैं, तो ठीक नहीं है। क्योंकि हम तो चिड़िया का जो घोंसला बनता है उसको भी नहीं तोड़ते हैं, तो उस मुल्क से आते हैं। आपकी बात और हम क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को जो बरसों बरस यहां रह रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो आपकी कार्य पद्धति है उसमें थोड़ा ठीक होना चाहिए। उसको कोई विरोध नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज से प्रमुख व्यक्ति बैठे हैं, विरोध उसका नहीं है, लेकिन न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और जस्टिस की विशेषता है, सुनिए, जब जस्टिस होता है ना, मैंने अपराध किया तो जस्टिस हुआ है, तो मुझे एहसास होगा कि भाई बिल्कुल जस्टिस हुआ है, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। यदि न्याय नहीं है, यदि वो डिसीजन है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका विरोध करेगा। क्योंकि मूलभूत अंतर न्याय वह फैसले में यह है कि न्याय नीरसिर विवेक होता है, जिसे जस्टिस कहते हैं, और डिसीजन किसी के पक्ष में हो सकता है, वो पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में हो सकता है, न्याय की अपेक्षा। लेकिन न्याय के पास एक बार मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, एक बार भंवर सिंह जी से और मैं लतीफ साहब से एक बार मैं लास्ट का आप ही से कंक्लूड करूंगा। भंवर सिंह जी,
सिस्टम पे भरोसे की बात कही जा रही है कि सिस्टम पे भरोसा रखे, आपको टाइम दिया जा रहा है, जैसे वीरेंद्र जी ने भी कहा, लेकिन गृह मंत्री ने इस बात को लेकर के एक बार भी इंगित नहीं किया। बीजेपी से कई बार इस बात को पूछा गया कि जो लोग आउटर उनको तो आउट करिए, लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बावजूद इतनी खामियां जो छोड़ चुके हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा। तो चलिए भरोसा रखना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है, रूलिंग पार्टी जो भी होती है जिसको सत्ता संचालन करना है, लाभ हानि भी उसी को भुगतनी है, तो सिस्टम पे भरोसा तो करना पड़ेगा। सिस्टम पे भरोसा करना एक अलग बात है, लेकिन आप सिस्टम को चला के खराब कर रहे हैं, आप उसको ठीक से काम नहीं करने दे रहे, आप उसके अंदर खुद जाकर के अपने तरीकों को अपनाने की कोशिश करते हैं, वहां जाकर के सत्ता का दुरुपयोग, जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये काम हो रहा है तो स्टेट की सत्ता का क्या काम है? नहीं, देखिए एजेंसी तो कोई तो काम करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे है, वो करेंगे काम, वो करेंगे काम, तो वही लोग करेंगे काम। तो सरकार जब काम करा रही है, आपको एक एजेंसी को सौंप दिया गया तो उसकी मॉनिटरिंग सीएम नहीं कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरी देखरेख में होगा, और वो कर रहे हैं सरकारी दखलंदाजी, वो गलत है बिल्कुल भी। नहीं, दखलंदाजी नहीं है सर, रिपोर्ट देनी है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। वहां का जो मुख्यमंत्री है ना, वो भी संतुष्ट नहीं है बीजेपी की इस कार्रवाई से, वो भी नाराज है कि हमारे मेरे 10 लाख हिंदू इसमें बाहर हो गए। ये कौन सी तरीका अपनाया इन्होंने? तो ये बीजेपी में इसको हिंदू और मुसलमान से मत जोड़िए, ये बीजेपी उसी से जोड़ रही है ना, बीजेपी आप जोड़ रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रहा हूँ अमित शाह ने मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिया, बाकी धर्म का नाम ले रहा है, वो अभी ले रहा है, रिपीट कर दीजिए ना, पता लगेगा कि ले रहा नहीं, ले रहे हैं, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, खुलेआम ले रहा है, गृह मंत्री नाम ले रहा है ना खुलेआम, मुसलमान का नाम नहीं ले रहा अगला। क्यों भाई, क्या तुम भारत के गृह मंत्री हो या हिंदुओं के गृह मंत्री हो या कोई ईसाइयों के गृह मंत्री हो या पारसियों के गृह मंत्री हो, मुसलमानों के गृह मंत्री? क्या भारत की आजादी में मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी? बहादुर शाह जफर बात अलग कही, अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल किया है, उन्होंने अलग बात कही है। नहीं बोले, नहीं अल्पसंख्यक का मतलब वो क्या कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने 6 धर्म, नहीं सुनिए, निकाला जाएगा, अब तो अल्पसंख्यक का मतलब उन्होंने 6 धर्मों की बात कही है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए हुए लोग हैं जो आ रहे हैं, उन लोगों की उन्होंने बात कही है। वो दूसरा ला रहे हैं, नागरिक संहिता, हाँ, वो अलग ला रहे हैं, वो इसमें नहीं है। आज पाकिस्तान के कुछ, चले लतीफ साहब आपके पास आना चाहूंगा, तो उनके लिए बोल रहे हैं, वो आपके पास आना चाहूंगा। सिस्टम अपील का टाइम दे रहा है जैसे कहा जा रहा है, और आपके पास में सुप्रीम कोर्ट भी है, आपके पास एक गवर्निंग बॉडी भी वहां बनी हुई है कि जो इसकी देखरेख कर रही है, सारी चीजें हैं, सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो भरोसा करना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों, मतलब इस फैसले से को लेकर के, और हम इस पे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं या फिर उस पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो थोड़ा सा भरोसा है कि हाँ, अमित शाह के बयान के बाद में तो मुझे लगता है कि और भरोसा करना चाहिए। भरोसे से ही तो ये सारा चल रही है गाड़ी। कर क्या सकता है आम आदमी, कर क्या सकता है आम आदमी पास है क्या? सरकार के पास तो सरकार चाहे जुल्म कर करके मनवा लेगी, चाहे अपने जुर्म, ऐसा क्यों लग रहा है कि जुर्म क्यों किया जाएगा? इंसाफ नहीं हुआ, खुद वहां के मुख्यमंत्री इस बात को नहीं मान रहे कि जो हुआ ये गलत हुआ है, तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने कहते नहीं घबराओ मत, हम पार्लियामेंट में बिल पास कर देंगे, 10 लाख को नहीं जाने देंगे। ये क्या है? खुल्लम खुल्ला दिख रहा है, इससे ज्यादा और क्या नाइंसाफी हो सकती है इस मुल्क के अंदर? आप नहीं, पर लेकिन आप ये क्यों लग रहा है आपको कि केवल मुसलमानों को बाहर करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है? साहब, नीयत दिख रही है, कह रहे हैं एक मरतबा नहीं 10 मरतबा नहीं। अभी अपील का टाइम है, 41 लाख लोगों के लिए कहा जा रहा था, 17 लाख कुछ हजार, 40 लाख की अपील लोगों की थी। उसमें हमें मालूम है कि मुसलमान कौम तो ऐसी है कि ये वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, कोर्टों में जाने के लिए एक घंटे के वकील। कोर्ट नहीं जाना साहब, कोर्ट जाना ही नहीं है, कोर्ट नहीं जाना, वहाँ बाकायदा सुनवाई के केंद्र बने हुए हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी से नहीं मिल रहा है रिलीफ, तो गए कि नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट तक गए कि नहीं गए? उन 40 लाखों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे लीडर गए, करोड़ों रुपया हमारा खर्च हो गया, तब जाकर के ये 17 लाख पे आई गाड़ी, समझे साहब? तो फिर कह दिया फिर जाओ। तो ये न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी प्रक्रिया है, भारत की गरीब मुल्क है यहाँ, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील बाद में जो करनी है वो भी बहुत महंगा। चले मैं जवाब ले लूं, समय कम है, मैं लास्ट वीरेंद्र जी से मैं जवाब लेना चाहूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय मांगता फिर, अगर हमारे से आज सेशन कोर्ट लड़ना ही मुश्किल है गरीब के लिए, तो भारत में क्या इतना न्याय सस्ता है? जी बिल्कुल। देखिए, हाँ, इस देश को मजबूत बनाने के लिए और इस देश की समस्याओं को न्याय पे भी हमारा समाधान के लिए
सरकारों द्वारा समय समय पर आवश्यक कार्रवाई की गई, आवश्यक कार्य किए गए। उसी के तहत एक प्रक्रिया एनआरसी जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की गई 1985 से प्रारंभ हुआ था, 2015 में प्रारंभ हुआ। केंद्र की सरकार ने प्रारंभ किया या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे प्रारंभ हुआ। तो जिस प्रकार की नीति वहां अपनाई गई उसी के अकॉर्डिंग वहां पे जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है उनके लिए केंद्र खोले गए। और उसके बाद भी ये कहा गया, सरकार द्वारा हर बार कहा जा रहा है कि आपको समस्या आप केंद्र पे आइए, केंद्र से आप संतुष्ट नहीं है आपके लिए न्यायपालिका के दरवाजे खुले हुए हैं, और न्यायपालिका से भी आप संतुष्ट नहीं तो विदेशी न्यायाधिकरण है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि जिन लोगों का यहाँ की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, जिन लोगों का यहाँ की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, और जिन लोगों का इस पूरे विश्व की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो ही लोग इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, नहीं तो मुद्दा कहीं नहीं है। एनआरसी के स्पष्ट उद्देश्य थे और स्पष्ट ही कार्य वहां हो रहे, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री भी बना रहा है। आप कहीं तो मान रहे हैं, आप कहीं तो मान रहे हैं, आप हर चीज अपनी अपनी मान रहे हैं। आपके अनुसार सब कुछ गड़बड़ घोटाला है, कुछ नहीं हुआ। आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। नॉलेज नहीं है, पहले इस देश की व्यवस्था में, इस देश को सुदृढ़ बनाने में आप सहयोग कीजिए, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। केवल हर विषय का टूल बनाना, हर विषय को धर्म के नाम पर घसीटना, हर विषय को इस नाम पे ले जाना कि मुसलमान से गरीब को, अरे भैया कोई गरीब नहीं है, अपने मन से अगर गरीब रहो और आप कह रहे हो देश को सुदृढ़ बनाओ। मोदी जी जा के विदेशियों को रोज बोल रहे हैं आ जाओ मेरे मुल्क में, आ जाओ मेरे मुल्क में। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, समय उससे आपको समस्या आएगा, आपको उससे समस्या लेके आएगा, देश आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी देश को आगे बढ़ने से आपको समस्या है, इसीलिए आपको एनआरसी से समस्या है। आपको सिर्फ महंगी करा दी, आपको सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी की समस्या नहीं है, देश से समस्या है। लेकिन मैं ख्याल रखता हूँ भारत के आपका जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, आपका देश विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। बिल्कुल। चलो मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, सॉरी, समय कम है, मैं रोकना चाह रहा हूँ वीरेंद्र जी में, सॉरी समय कम है। एनआरसी का मुद्दा पुराना मुद्दा है, नया नहीं है, लेकिन भरोसा उठ रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, तमाम पहलू हैं इसके। और अमित शाह ने जिस तरह से कहा है कि आप भरोसा रखिए, लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि जो बिल लेकर के आया जा रहा है पर्टिकुलर एक तबके को बाहर करने के लिए और कुछ को खुश करने के लिए लेके आया जा रहा है, लेकिन सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि अभी होगा क्या, किस तरह से होगा। लेकिन फिर सही है कि अगर खामियां रहेंगी और खामियों के बचाव करते रहेंगे और केवल हम कहें कि आप यहां अपील कर दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि दुरुस्त किया जाना चाहिए सिस्टम को, अगर कहीं को लेकु न रहा है, और जो लोग लापरवाही से कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और अगर यही सब चलता रहा कि अपने हिसाब से चलता रहा और कह देंगे आप अपील करिए, तो निश्चित रूप से पैसा जेब से निकलता है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये सरकारों का एहसास होना चाहिए कि वक्त वो नहीं है अभी लोगों को रोजगार की, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की जिस तरह से परेशानी हो रही है, कोई 10 रुपए खर्च नहीं करना चाहता है। तो ये सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एनआरसी का उद्देश्य पवित्र है, होना चाहिए। घुसपैठिया वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, वो बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी और पॉपुलेशन है। और अगर आज से इससे हम नहीं लड़ेंगे तो बड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन इरादे भी बिल्कुल नेक होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।